दुर्गा नदी के किनारे बसा एक गांव फूलपुर। गांव में कुछ 100-150 लोग रहते थे। अंजलि, जो कि पास ही के जिले में रहती थी और 12वीं पास कर चुकी थी, उसके पिताजी ने बेटी को जल्दी विदा करने के लिए उसकी शादी फूलपुर गांव के मुकेश से करवा दी थी। मुकेश कभी स्कूल नहीं गया था और इस कारण वो पढ़ा लिखा नहीं था और बाकी गांव वालों की हालत भी मुकेश जैसी ही थी। मुकेश के घर में उसके माता पिता भी रहते थे। सासू माँ, मैं बाहर मंदिर तक जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। अरे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके रसोई में रात के खाने की तैयारी करो। और ये घूंघट क्यों हटा लिया है तुमने? क्या पता नहीं कि इस गांव में औरतें बिना घूंघट के नहीं रहती? रात में अंजलि छत पर जाकर अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। तभी गांव की 3-4 औरतें उसे देख लेती है और दरवाजे पर आकर उसकी सास से शिकायत करने लगती है। और क्या हुआ? अरे छत पे तो देखो, आपकी बहू मटक मटक के किसी से फोन पर बात कर रही है। दिन भर फोन पे लगी रहती है। अरे कल तो मंदिर के पास वो क्या कहते हैं, सेल्फी ले रही थी। शहर की बहू रखना अच्छा शान की बात है, पर देखना इसके लक्षण से ये तो तुम्हारे परिवार को बदनाम ना कर दे। ये पहली बार नहीं था जब सास से गांव के लोगों ने अंजलि की बुराई या शिकायत नहीं की हो। अब तो ये रोज की बात थी। अंजलि ये सब सुन लेती है। जब वो नीचे जाती है तो मुकेश भी वहां आ जाता है। सास कहती है, बेटा, लोग घर आकर शिकायत करने लगे हैं बहू के कामों की। देख लो, पति हो, संयम से रखो इसे। माँ जी, मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी, क्योंकि यहाँ कोई बात करने लायक ही नहीं है और अब मैं माँ के पास ही रहूंगी। वहाँ क्या रहना, वहाँ बाहर के लोग तो ठीक है, पर घर के लोग भी इज्जत ना दे सके। अरे नहीं नहीं अंजलि, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अरे बस कुछ बोलना ही नहीं है, सर पे चढ़ा रखा है बहू को। सास मुकेश की नरम बात सुन के वहां से मुंह चढ़ाकर चली जाती है। मैं तो कहती हूँ हम दोनों शहर चले जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी और थोड़े दिनों में आप भी वहाँ कुछ काम ढूंढ लेना। अरे नहीं नहीं अंजलि, हम यहाँ ना गांव का खेत, माँ पिताजी को छोड़कर शहर नहीं जा सकते। माँ पिताजी को कैसा लगेगा और गांव वाले क्या सोचेंगे? ये कहकर मुकेश सोने चला जाता है और अंजलि की गांव वालों द्वारा बुराई का सिलसिला बहुत दिनों तक चलता ही रहता है। लेकिन अंजलि गुस्सा ना दिखाते हुए समझदारी से काम लेती है। बारिश का मौसम चालू हो जाता है। जोरदार बारिश से पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। दुर्गा नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी पूरे गांव की फसल तबाह कर देता है। फसल की ये हालत देखकर गांव वाले निराश हो जाते हैं और बात तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि कुछ लोग तो अंजलि को इस सब का दोषी ठहरा देते हैं। अरे पूरी फसल तबाह हो गई, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे जब से चौधरी परिवार में ये शहर की बहू आई है ना, तब से ही गांव की शांति चली गई है। इसके कर्म कांड से माँ दुर्गा नदी भी खुश नहीं है। ये सब सुनकर बेचारी अंजलि रोते हुए अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद सभी गांव वाले अपनी फसल का मुआवजा लेकर अपने अपने घर आते हैं। मुकेश भी 1500 लेकर आता है। अंजलि को जब पासबुक दिखाता है तो अंजलि हैरान हो जाती है। अरे, ये पासबुक में तो उन्होंने 4000 की एंट्री करी है और आपको सिर्फ 1500 दिए। सच में? अरे, वो सरकारी अफसर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें 4000 मिले हैं, लेकिन बाकी का सारा पैसा खुद ही खा रहे हैं। आप लोग के अनपढ़ होने का फायदा उठा रहे हैं। ये सब सुनकर मुकेश परेशान हो जाता है, लेकिन अंजलि उसे हिम्मत से काम लेने को कहती है और सुबह होते ही मुकेश को पंचायत कार्यालय ले जाती है और साथ में गांव के और लोगों को भी। आप सरकारी बाबू क्या गांव के लोगों को बेवकूफ समझते हैं? आपको क्या लगता है ये पढ़े लिखे नहीं है तो आप कुछ भी मनमानी करेंगे? ये बेचारे दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं और आप इनके साथ ऐसा धोखा करते हैं। अरे क्या बके जा रही है ये लड़की, किस धोखे की बात कर रही है?
अपने कांड करके नदी माँ को नाराज करके हमारा नुकसान करके इसे चैन नहीं मिला क्या? सरपंच जी, इन सरकारी बाबू ने मुझे बेवकूफ बनाया है और मेरे हिस्से के पैसे खुद चट कर गए। बस ये सुनते ही सरपंच वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। पता चलता है कि जनपद अधिकारियों ने गांव के सरपंच के साथ मिलकर सबके साथ धोखा किया है। सब लोगों का विरोध शुरू हो जाता है और आखिर में अधिकारी सब गांव वालों के हिस्सों के बचे हुए पैसे उन्हें लौटा देते हैं और कई दिन तक सरपंच गांव में लौटता ही नहीं। अंजलि, तुम नहीं होती तो हम गांव वालों को तो पता ही नहीं चलता कि ये हमें हर बार बेवकूफ बनाते हैं। हाँ हाँ अंजलि बेटी, हमें माफ कर दो। हम सब तुम्हें बुरा भला कहते रहे, लेकिन तुमने ही आज हमें बेवकूफ बनाने से बचाया है। हमें तुम पर गर्व है बेटी। अब समझ आया कि सरपंच तुमसे नहीं, तुम्हारे पढ़े लिखे होने से नफरत करता था। क्यों ना इस बार हम अंजलि को ही सरपंच पद के लिए चुन ले। क्या कहते हो गांव वालों? पढ़ी लिखी सरपंच। बस पूरा गांव अंजलि के लिए ताली बजाता है और अंजलि की सास उसे खुशी से गले लगा लेती है। हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। इस होली सीजन पर हेलो ऐप पर खुशियों के रंग जमाएं और 2 करोड़ रुपए तक के प्राइज जीतिए हेलो के नए होली कैश धमाका के साथ। हेलो ऐप लाया है होली कैश धमाका, जिसपे आपको कुछ नहीं करना, बस एक गेम खेलना है और उसके जरिए आप मजेदार कैश प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड करो हेलो ऐप और इस कॉन्टेस्ट के मैक्सिमम बेनिफिट्स लो 3 से 9 मार्च के बीच। कामचोर बहू। कांता बहन की 2 बहुएं थी, बड़ी कल्पना और छोटी प्रिया। कल्पना का जैसा नाम वैसा ही काम। सारा दिन कल्पनाओं में रहती, ना कोई काम करती ना कोई धाम। अरे कल्पना बहू, जरा अच्छी सी चटनी पीस दे, आज कुछ मजेदार खाने का मन है। पेट में जलन हो जाएगी माँ जी बुढ़ापे में, और वैसे भी मेरा काम करने का वक्त शाम का है, अब प्रिया को ही बोल दो। इतना कहकर कल्पना वहां से चली जाती है। कांता कल्पना के ऐसे रवैये से काफी परेशान रहती हैं। मैं बना देती हूँ माँ चटनी, ऐसा बोलकर प्रिया माँ को चटनी बनाकर प्लेट में खाने को देती है कि तभी वहाँ कल्पना आ जाती है। अरे वाह चटनी, जरा चक्कर तो देखूं, बड़े दिन हो गए। अरे नहीं बहू, तू तो रहने ही दे चटनी खाना, पेट में जलन हो जाएगी। इतना कहकर कांता और प्रिया दोनों हंसने लगते हैं। कल्पना सारा दिन या तो मोबाइल में यूट्यूब देखती या फिर सोती रहती। उसका कमरा भी बिखरा और गंदा रहता। एक दिन कल्पना का पति अशोक उससे कहता है, अरे कल्पना, जानवर भी उस जगह को साफ कर लेता है जहां वो बैठता है, तुम तो इंसान हो, कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो? देखो सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा है। ज्यादा अपनी माँ का बोल ना बोलो। हाँ, कमरा तुम्हारा भी तो है, गंदा लग रहा है तो साफ कर लो। पता नहीं तुम्हारे साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर अशोक वहां से चला जाता है। कल्पना बस खाना खाने कमरे से बाहर आती और फिर से कमरे में चली जाती। इससे कांता बहन काफी परेशान रहती। एक दिन प्रिया कांता से कहती है, माँ, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, आप कल्पना दीदी से कहिए ना कि सुबह और शाम का काम बांट ले, मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूँगी। हाँ। अरे तू वो भी ना करना, एक बहू तो कामचोर थी ही, दूसरी भी आ गई काम ना करने के बहाने लेकर। तभी वहां प्रिया का पति रमेश आ जाता है। माँ, मैं देख रहा हूँ भाभी कोई काम नहीं करती, प्रिया सारा दिन घर और रसोई का काम करती है, अब कुछ करो ना माँ। कांता मन में कुछ सोचती है और कल्पना के पास जाती है। कल्पना फोन पर मेकअप करना देख रही होती है। कल्पना, तुम सारा दिन बस मोबाइल देखती हो,
घर का कोई काम भी कर लिया करो। प्रिया सारा दिन काम करके थक जाती है। आज से मैंने फैसला किया है, एक वक्त का काम तुम करोगी। सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का प्रिया। आप लोगों ने काम को हव्वा बना रखा है। अरे पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा काम करने में आप लोग घबरा क्यों जाते हैं। और हाँ, बहुत ज्यादा प्रिया की तारीफ मत करिए मेरे सामने। बड़ी बहू तो मैं ही रहूंगी। मैं कुछ नहीं जानती। कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए। रसोई में आ जाना, वरना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह कल्पना रसोई में नहीं आती है। वो देर से सोकर उठती है और बाहर आकर कहती है, अरे भूख लगी है, आज खाने में क्या है। इतनी देर हो गई, आज किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। पता नहीं कहाँ है सब। कल्पना को घर में कोई नहीं दिखता। वो रसोई की तरफ जाती है जहाँ बड़ा सा ताला लगा होता है। अरे रसोई में ताला! ओ, मैं तो भूल ही गई थी। माँ ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था। हे भगवान, इतने लोगों का खाना बनाना क्या आसान है। तभी घर के सारे सदस्य बाहर से वापस आते हैं। वाह माँ जी, मजा आ गया छोले भटूरे खाकर। मेरे मुंह में तो अभी भी स्वाद आ रहा है। अरे कल्पना, तेरे भरोसे रहते तो हम तो भूखे ही रह जाते। कल्पना को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब बहुत हो गया, आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ। मैं अपना खाना खुद बना लिया करूंगी। कल्पना अपनी रसोई अलग कर लेती है, पर आए दिन उसका देर से उठना और काम न करने की आदत से वो भूखी ही रह जाती थी। उसी के सामने घर के लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते और कामचोर कल्पना को जैसे तैसे ही खाना बनाकर खाना पड़ता। पर एक दिन तो हद ही हो गई। माँ, दीदी आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली, हमें जाकर देखना चाहिए। सो रही होगी कामचोर कहीं की। पर तुम कहती हो तो चलो देख लेते हैं उसे। कल्पना कमरे में पेट पकड़कर बैठी होती है। हाय मेरा दर्द, पेट दर्द के मारे मर रही हूँ मैं। अरे दीदी, क्या हुआ? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर को दिखाया आपने? माँ, कल्पना खड़ी होती है और माँ जी के पास आती है। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं सारे काम में मदद करूंगी, कभी आलस और कामचोरी नहीं करूंगी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अचानक क्या हो गया जो तू काम करने को तैयार हो गई? कामचोर कल्पना। माँ, लगातार बासी और उल्टा पुल्टा खाना खाने के कारण मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। काम न करना पड़े इसलिए मैं 2 दिन का खाना एक दिन ही बना लेती थी। बासी और खराब खाना खाने के कारण लेने के देने पड़ गए। पेट में दर्द हो रहा है। चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए।